हीरो की जन्म के समय वो राज परिवार में 13वां बेटा था, राजा के 13 बेटों में से एक। जब उसने आंखें खोली तो एक दयालु औरत उसे देख रही थी। हीरो सोचने लगा, ये मेरी माँ है या बस कोई नौकरानी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी जो उसके पिता और राजा थे उसके पास आया। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ये अपनी माँ जैसा लग रहा है। उसकी माँ तुरंत शर्मा गई और बोली, नहीं नहीं, इसकी आंखें और भौहें तो बिल्कुल राजा जैसी हैं। हीरो ने देखा कि वो अपना स्टैट देख सकता है, पर अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक एक कोट मेज आया, उसे गोद में लिया और राजा से बोला, इसका मैजिकल एफिनिटी वाटर का है। राजा खुशी से हंस पड़ा और बोला, जब ये बड़ा होगा तो दक्षिणी किंगडम्स की जमीनें इसे दी जाएंगी जहां ज्यादातर वाटर मेज क्लैंस रहते हैं। वो वहां न्याय से राज करेगा। फिर राजा ने मेज से कहा, इसके स्टैट्स भी देख लो। जैसे ही स्टैट्स खुले, पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राजा भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। कोई चिल्लाया, ये तो चमत्कार है। बाकी सब भी चैंट करने लगे। हीरो कंफ्यूज हो गया। उसने अपना स्टैट चेक किया तो पता चला, SS रैंक वाटर मेज। जन्म के समय SS रैंक, ये तो सुना भी नहीं गया था। 6 साल बीत गए। हीरो अब हेल्दी यंग लैड बन चुका था। उसने धीरे धीरे किंगडम ऑफ मिरर्स के बारे में जाना, जहां उसके पिता राज करते हैं। कई दशकों से यहां शांति है, कोई युद्ध नहीं। लोग राजा से बहुत प्यार करते हैं और उनके बेटों को भी लोकल लोग और नोबल फैमिलीज बहुत मानते हैं। पर हीरो को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पिछले 6 सालों में उसने अपने बारे में एक खास बात पता की थी। उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो अपने सबऑर्डिनेट्स के XP को लीच कर सकता था। जितनी ज्यादा मेड्स उसके पास, उतना वो मजबूत होता जा सकता था। और बाकी लोगों की तरह लेवल कैप भी नहीं था उसके पास। हीरो अनलिमिटेड रैंक अप कर सकता था और प्लैनेट का सबसे ताकतवर मेज बन सकता था। उसकी मेड्स उसके प्रति पूरी लॉयल थीं। वो आपस में बात करती कि 6 साल की उम्र में भी हीरो कितना मैच्योर बिहेव करता है, जैसे कोई अडल्ट। वो जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में गया। सोच रहा था कि अभी उसकी एबिलिटीज और स्किल्स उम्र की वजह से लिमिटेड हैं, पर अगर वो ट्रेनिंग करता रहा तो तेजी से ग्रो करेगा और बड़े भाइयों से भी आगे निकल जाएगा। तभी एक खूबसूरत मेड आइवलिन आई और बोली, क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस दोनों आपसे मिलने आए हैं। हीरो ने जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म किया। क्राउन प्रिंस को वेट नहीं कराना चाहिए, भले ही वो भाई ही क्यों ना हो। वो गेस्ट रूम में गया और एक घुटने पर बैठकर बोला, स्वागत है। क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और 4th प्रिंस हेनरी। एल्बर्ट ने ठंडी नजरों से देखा और पूछा, कहाँ था तू? हेनरी ने गर्मजोशी से कहा, नोआ बड़ा होकर बहुत कर्टियस यंग मैन बन रहा है। एल्बर्ट बोला, तू एक दिन फाइन चांसलर बनेगा। फिर बोला, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। उसने ताली बजाई। एक डरते हुए सर्वेंट छोटा सा कॉफिन लेकर आया जिसमें से डेडली ऑरा निकल रही थी। हीरो कंफ्यूज हो गया, ये क्या अजीब गिफ्ट है? एल्बर्ट ने सर्वेंट को कॉफिन खोलने को कहा। सर्वेंट बहुत डरते हुए खोला। जैसे ही खुला, मरे हुए और डाइंग लोगों की ऑरा कमरे में फैल गई। हीरो को साफ महसूस हुआ। उसने कॉफिन में सोड देखा और सोचा, ये क्या था? एल्बर्ट बोला, इसे उठा और देख कैसा लगता है। हीरो को बिल्कुल नहीं उठाना था, पर रॉयल प्रिंस का गिफ्ट मना नहीं कर सकते। उसने धीरे से सोड उठाई। ये उसके छोटे शरीर के लिए बहुत बड़ी थी। एल्बर्ट मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तू कर लेगा। फिर बताया, ये सोड वाटर मेजेस के लिए बनी है। नाम है लेवायथन। इससे पहले 120 से ज्यादा लोगों ने इसे उठाने की कोशिश की, पर कोई जिंदा नहीं बचा। हीरो डर गया और सोड लगभग गिरते गिरते बची। हेनरी ने कहा, टेंशन मत ले, कर्स इतना स्ट्रांग है कि अगर सोड तुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो तू छूते ही मर जाता। फिर दोनों भाई उठे और चले गए। हीरो झुककर सल्यूट किया और मन ही मन सोचा, ये डिस्पिकेबल क्राउन प्रिंस जो मेरा अपना भाई है, बिना वजह मुझे इतना डेंजरस टास्क क्यों दे रहा था? अगर मैंने ये बात कही होती तो मेरा सिर स्पाइक पर होता। शाम को बेड रेडी करते वक्त हीरो ने देखा एक मेड बहुत टेंस है। उसने पूछा, ठीक है क्या? जोई पहले हिचकिचाई, पर हीरो ने जोर दिया तो वो घुटने पर बैठ गई। बोली, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मेरे गांव में फ्लड आया है, सब बह गया, परिवार भूखा है। मैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में बॉडी बेचकर पैसे जुटाऊंगी। हीरो ने कहा, रुक जा, तू मेरी पर्सनल मेड है, इतने लंबे समय के लिए नहीं जा सकती। अपनी माँ को एस्टेट पर ले आ, मैं उसे रियर गेट क्लोजर की जॉब दूंगा। महीने के $5000 मिलेंगे। जोई कंफ्यूज हो गई, ऐसी पोजीशन तो सुनी भी नहीं, और सैलरी इतनी ज्यादा? हीरो बोला, टेंशन मत ले। फिर कहा, कैपिटल के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक खाली हाउस है, तू अपनी माँ के साथ वहां रह सकती है। जोई की आंखों में आंसू आ गए। तभी बटलर डिलन आया और पूछा, कुछ चाहिए? हीरो ने पूछा, जोई के होम टाउन में फ्लड के बारे में पता है?
फिर बोला, वहां जितनी हो सके उतनी लैंड खरीद लो। डिलन बोला, ये तो बैड इन्वेस्टमेंट है। हीरो बोला, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो विलन्स लैंड ऑक्यूपाई कर लेंगे और स्क्वाटिंग शुरू कर देंगे। डिलन शॉक्ड हो गया। हीरो ने पूछा, क्या हुआ? डिलन बोला, आप इतनी छोटी उम्र में एक्सपीरियंस्ड आदमी जैसा फोरसाइट दिखा रहे हैं, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ फिर भी। हीरो मन ही मन सोचा, प्रीवियस लाइफ में डिस्ट्रक्शन काफी देखी है, पर यह बात किसी को नहीं बता सकता। डिलन बोला, मेरे हिसाब से पूरी लैंड करीब $70 मिलियन की आएगी। जोई शॉक्ड हो गई। इस हीरो को भी पता था यह बहुत बड़ी रकम है। उसके रिटेनर्स साल में 80,000 कमाते हैं, उसके पास टैक्सेस और भाइयों के गिफ्ट से 50 मिलियन हैं, फिर भी 20 मिलियन कम पड़ रहे थे। उसने डिलन से कहा, कैपिटल के साउथ वाली लैंड बेच दो। डिलन शॉक्ड, वो तो फादर ने गिफ्ट दी थी, बेचना बहुत रूड होगा। हीरो बोला, टेंशन मत ले, मैं फादर से बाद में बात कर लूंगा। फिर कहा, नोबल्स का ड्यूटी है सब्जेक्ट्स के लिए सैक्रिफाइस करना, और जो नोबल मार्टर बनता है पब्लिक उसे बहुत प्यार करती है, ये आगे काम आएगा। डिलन झुक गया और बोला, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह हीरो अपनी मेड्स की आर्मी के साथ फ्लडेड एरिया इंस्पेक्ट करने तैयार हुआ। तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी ने बुलाया। हीरो दौड़कर गया, वार्म ग्रीटिंग दी और माफी मांगी देर होने की। हेनरी बोला, कोई बात नहीं, कहां जा रहा है? हीरो बोला, दासा नाम का रीजन पूरी तरह फ्लड में है, वहां लैंड खरीदने और डैमेज असेस करने जा रहा हूं। हेनरी ने लेवायथन सोर्ड देखा और पूछा, इसे इस्तेमाल करने का प्लान है? हीरो बोला, बस जस्ट इन केस रखा है, अभी तक कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ। हेनरी उसे एकांत में ले गया और बोला, मुझे एल्बर्ट की सडन जेनरोसिटी पर शक हुआ। रिसर्च की तो पता चला इस सोर्ड का बोना अपना माइंड है, ये सिर्फ ट्रू मास्टर को ओबे करती है। हीरो को याद आया वो विजन जिसमें पिछले लोग मरे थे। समझ गया, ये सोर्ड मैड डॉग जैसी है, ओनरशिप कमानी पड़ेगी। हेनरी बोला, सावधान रहना, जब तक जरूरी ना हो इस्तेमाल मत करना, मुझे बैड फीलिंग है ये तेरी जान ले लेगी जैसे सैकड़ों की ले चुकी है। फिर हीरो दासा के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर डिस्ट्रक्शन देखकर हैरान रह गया। डिलन से बोला, पास के गवर्नमेंट ऑफिस जाकर लैंड डीड्स पता करो। फिर जोई के साथ विलेज में गया, देखा लोग क्रूडली बने शेल्टर्स में गवर्नमेंट रिलीफ फूड ले रहे हैं। थोड़ा खुश हुआ, पर पॉरेज खाते ही खुशी गायब। इतना खराब कैसे हो सकता है? वो लोकल ऑफिशियल से शिकायत करने वाला था। तभी लॉर्ड गाल इंस्पेक्शन के लिए आया। हीरो सोचा अब ये खराब फूड पर एक्शन लेगा, पर गाल ने नाक बंद करके बोला, ये सफिशिएंट है। कुक्स खुश हो गए। चीफ कुक बोला, महल में आपका खाना तैयार है। गाल तुरंत फीस्ट के लिए चल पड़ा। हीरो से बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधे आगे गया और बोला, गाल तू करप्ट लिटिल बास्टर्ड है, टाइनी पीपी वाला। गाल का ईगो हर्ट हुआ और उसने सोर्ड निकाल ली। हीरो ने तुरंत लेवायथन को कॉल किया। उम्मीद की सोर्ड उसे मार डालेगी। सोर्ड उड़कर आई। पहले लगा ओबे कर रही है, पर अचानक रेजिस्ट करने लगी। पावरफुल सिनिस्टर ऑरा से हीरो जलने लगा, फिर भी हीरो पीछे नहीं हटा। आखिरकार सोर्ड पर काबू पा लिया। लेजेंडरी ब्लेड ऑडिसिटी अब उसकी थी। गाल का कोई चांस नहीं था। हीरो ने अटैक पैरी किया, फिर बोला, डिजास्टर के समय लोकल्स को चीट करने की सजा मौत है। एक स्विफ्ट स्लैश से सिर धड़ से अलग। सब शॉक्ड। गार्ड्स ने घेर लिया। हीरो मारा जाता, पर उसने सोर्ड जमीन में मारा। बहुत गहरा गड्ढा बन गया। केओस हुआ। नाइट रोवन आया जो नए मैनेजर थे। उसने हीरो को पहचाना और घुटने पर बैठ गया। सबने फॉलो किया। हीरो बोला, सबसे पहले सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए। रोवन माफी मांगकर काम पर लग गया। कुछ दिन बाद हीरो कैपिटल वापस बुलाया गया। सोचा डांट पड़ेगी, पर राजा ने तारीफ की। फिर स्टैट्स चेक किए, ग्रो हो चुके थे। राजा बोला, शुक्रिया, मुझे किंगडम चलाने में तुझे और मदद चाहिए। कुछ दिन कैपिटल में रहा। ये किंगडम का दिल था, सबसे प्रॉस्परस जगह। टैलेंटेड लोग यहाँ काम ढूंढने आते थे। हीरो का प्लान था किसी टैलेंटेड को अपने साथ जोड़ना, स्टैट्स बढ़ाना। पहली कैंडिडेट एक यंग गर्ल जो इनक्रेडिबल सिंगर थी, अप एंड कमर के तौर पर चर्चा में थी। हीरो ने थिएटर पता किया, जोई के साथ बैठ गया। जल्दी ही टॉप हैट वाली यंग गर्ल एली स्टेज पर आई। गाना शुरू किया। हीरो उसकी आवाज में खो गया। टेक्निकल बेस्ट नहीं, पर पैशन बहुत था। सोचा राइट ट्रेनिंग से ग्रेट बन सकती है। उसे अंडर विंग लेने का मन हुआ, पर परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले गूंज थिएटर में घुस आए। चिल्लाए, ऑली डम एस बंद कर। सब डर गए। गूंज स्टेज की तरफ बढ़े। एक वर्कर रोकना चाहा, पर फैटी ने धक्का दिया और स्टेज पर चढ़ गया। ऑली से बोला, पैसे दे, तेरे पिता का डेट है, ये सिंगिंग से पैसे नहीं आएंगे। ऑली कांपते हुए बोली, प्लीज जाने दो, मैं कोशिश कर रही हूं, जल्दी पे कर दूंगी। फैटी बोला, ये गार्बेज वे है।
अगर क्विक और इजी पैसा चाहिए तो। लेकिन लड़की कहती है कि वो रिस्पेक्टेड गर्ल है, ऐसी नीची हरकतें कभी नहीं करेगी। फैटी ये गुस्से में धमकी देता है, अगर नहीं मानी तो दोनों टांगें तोड़ देगा। तभी हीरो बीच में कूद पड़ता है। फैटी को बोलता है, लड़की से दूर हो जा अभी। फैटी मुड़कर हीरो को कहता है, जा अपनी मॉम की गोद में बैठ, दूध पी, वरना तेरी पिटाई कर दूंगा। हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीट से कूदता है और स्टेज की तरफ बढ़ता है। बोलता है, बच्चों को उनके पेरेंट्स की लॉ मानने के लिए मजबूर करना इलीगल है, इंपीरियल लॉ के अकॉर्डिंग। और किसी को डेट चुकाने के लिए बॉडी बेचने के लिए फोर्स करना भी इलीगल है। फैटी गुस्से में हीरो का कॉलर पकड़ता है, उसे हवा में उठा लेता है। कहता है, आज तेरा आखिरी दिन है धरती पर। लेकिन उसे पता नहीं किससे पंगा ले रहा है। हीरो बस उंगलियों की एक हल्की सी हरकत करता है और मेनेसिंग पर्पल ऑरा बनती है। तीनों गूंज जमीन पर गिर पड़ते हैं। हीरो सोर्ड निकालता है और फैटी की तरफ तान देता है। गूंज समझ जाते हैं कि अब केस हाथ से निकल गया है। वे पूंछ दबाकर भागने लगते हैं। जोई घायल वर्कर के पास जाती है और उसे उठाने में मदद करती है। हीरो वर्कर से कहता है, अगर ये लोग दोबारा आएं किसी को हरास करने तो मुझे भेज देना। जोई उसे बिजनेस कार्ड देती है। वर्कर हैरान हो जाता है, ये लड़का असल में इस किंगडम का प्रिंस है। हीरो को फैनफेयर से कोई मतलब नहीं। वो मुड़कर आली से पूछता है, तुम्हारा मंथली एक्सपेंस कितना है? वो सोचती है अपनी माँ के ट्रीटमेंट का भी खर्चा है। फिर बताती है, लगभग $600 के आसपास। हीरो कहता है, मैं तुम्हें हर महीने $2500 दूंगा ताकि तुम सिंगिंग पर फोकस कर सको और बेहतर बन सको। वो सुनकर शॉक्ड हो जाती है, यकीन नहीं होता। हीरो आगे कहता है, जैसे जैसे तुम बेहतर होती जाओगी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। फिर वो कहता है, बस गाना पूरा करो, मुझे अंत सुनना है। और वापस अपनी सीट पर चला जाता है। शाम को जब हीरो घर लौटता है, मेड्स उसे ग्रीट करती हैं। तभी वो देखता है दोपहर के वे गूंज जमीन पर सिर झुकाए खड़े हैं, बेगिंग कर रहे हैं कि उन्हें ऑडियंस मिले, माफी मांगना चाहते हैं। हीरो समझ जाता है अब इन्हें पता चल गया कि वो प्रिंस है। फिर भी वो इन्हें एंटरटेन नहीं करता। मेड से कहता है, इन्हें वापस भेज दो, प्रिंस के पास रैंडम लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। तभी उसका बड़ा भाई हेनरी आता है। कहता है, सही फैसला किया, इन प्लेब्स से कभी भी मिलने लगोगे तो प्रिंस की अथॉरिटी कम हो जाएगी। हीरो बताता है, सिर्फ इसलिए नहीं टाला, मैं चाहता हूं कि ये सोचें कि मैं अभी भी उस लड़की वाली हरकत से बहुत गुस्से में हूं। शायद इससे डर जाएं और दोबारा उसे परेशान न करें। हेनरी पूछता है, वो लड़की कौन है? तुम इतना इन्वेस्टेड क्यों हो? हीरो कहता है, वो बहुत अच्छी सिंगर है, अगर वो इम्प्रूव करती रही तो किंगडम के लिए एसेट बन सकती है। हेनरी मुस्कुराता है, कहता है, तुम बहुत यंग हो, फिर भी सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी समझते हो जैसे एडल्ट। गैरी तुम्हारे एज का है लेकिन बच्चा बना रहता है, तुम जितने स्मार्ट नहीं है वो। हीरो पोलाइटली कहता है, गैरी भी जल्दी समझने लगेगा। वो जानता है कि हेनरी और गैरी असली ब्लड ब्रदर्स हैं, सेम मदर से, वो अलग मदर से है। हेनरी बात को सोड पर ले आता है। कहता है, सोचा नहीं था पॉसिबल होगा, लेकिन तुमने सीरियसली सोड मास्टर कर लिया। पूछता है, वो सोड कहाँ है? इतना बड़ा कैसे कैरी करते हो? हीरो उठता है, मैजिक यूज करता है। सोड तुरंत उसके सामने समन हो जाता है। हेनरी शॉक्ड हो जाता है। कहता है, पहली बार किसी को ऐस से चीज निकालते देखा, कितना अंदर डाला था, दर्द हुआ? हीरो हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं, सोड को स्मॉल साइज में श्रिंक करता हूं, फिर स्लीव के अंदर हाइड कर देता हूं। हेनरी हैरान होकर बैठ जाता है। सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम सच में अमेज करते हो। ये सोड कर्स्ड माना जाता था, 200 साल से ज्यादा समय से नेशनल ट्रेजर्स में बंद था। रिटन हिस्ट्री में कोई नहीं जीत पाया था इस ब्लेड को। रात को हीरो एक सेलिब्रेशन में जाता है, वहां वो गूंज अभी भी जमीन पर पड़े दिखते हैं। फैटी फिर गुस्सा होकर चिल्लाता है, मुझे इग्नोर मत कर, कहीं भी मार सकता हूं तुझे, हाई एंड माइटी मत बन। हीरो जवाब में सोर्ड से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है। फैटी फिर घुटनों पर गिर पड़ता है। हीरो कैरेज में बैठकर वहां से निकल जाता है। एक ओल्ड मैन नाम राय उसे अंदर वेलकम करता है। बॉल रूम में खबर फैलती है, 13वां प्रिंस आ गया। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। राय सोर्ड के बारे में पूछता है। हीरो बताता है, ये लेजेंडरी सोर्ड है, कर्स्ड माना जाता था, क्राउन प्रिंस एल्बर्ट ने पर्सनली गिफ्ट किया है। सब इंप्रेस हो जाते हैं। पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम क्राउन प्रिंस, बहुत बड़ी बात है। तभी एक फ्रैजाइल ईगो वाला आदमी जोर से बोलता है, ये सोर्ड रेप्लिका टॉय होगा। पूरे रूम में सुनाई देता है, चुप्पी छा जाती है। सब हीरो की तरफ देखते हैं। वो आदमी पैंट्स में गीला होने लगता है। हीरो फिंगर भी नहीं हिलाता। सोर्ड से डेथली ऑरा निकलती है, पूरा रूम कवर हो जाता है। सब ट्रांस में चले जाते हैं, मौत के करीब महसूस करते हैं। हीरो सोर्ड को रोकता है, ऑरा चली जाती है। राय कहता है, सबको लगा जैसे मौत सामने है। थोड़ी देर बाद हीरो छोटे थ्रोन पर बैठता है।
सब होमेज देने आते हैं, फेवर लेने की कोशिश करते हैं। सब बोरिंग लगते हैं हीरो को। आखिर में ब्लॉन्ड आदमी एलन आता है, अपनी अडॉप्टेड डॉटर सिंडी को इंट्रोड्यूस करता है। लड़की हीरो के प्रेजेंस से अलर्ट लगती है। हीरो इग्नोर करता है। एलन से पूछता है कैसे अडॉप्ट किया। एलन बताता है स्लेव मार्केट से खरीदा था। बहुत विल पावर, क्विक लर्नर, सोशली इंटेलिजेंट। कोई अपना बच्चा नहीं था तो अडॉप्ट कर लिया। हीरो मुस्कुराता है, कहता है ऐसी स्टोरीज पसंद है मुझे। दोनों को मैंशन पर इनवाइट करता है और बात करने को। एलन खुश हो जाता है। हीरो बाद में रे को बताता है मैंने इन्हें इसलिए एक्नॉलेज किया क्योंकि सिंडी मेरी पावर के बारे में अवेयर है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है। सिंडी तुरंत मुड़कर चेक करती है, अटैक तो नहीं आ रहा। कुछ दिन बीतते हैं। हीरो मार्केट में स्ट्रोल कर रहा होता है। 8th प्रिंस ऑस्कर मिलता है। दोनों साथ मार्केट घूमते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। एक ग्रिमोयर दिखता है। जैसे ही हीरो उठाता है उसका एक स्टैट S रैंक हो जाता है। इंटरेस्टेड होकर खरीद लेता है। सॉर्ड रिएक्ट करता है। ऑस्कर पहचानता है पुराना मैजिकल टोम है। अचानक किताब खुलती है, ह्यूज मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ऑस्कर हीरो को सेफ्टी में जाने को कहता है। हीरो सोर्ड निकालकर डीमन के सामने खड़ा हो जाता है। पहली बार स्लाइस फेल हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा मैजिक यूज करता है, अपवर्ड्स एम करता है, मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑस्कर सोचता है मेरा छोटा भाई कितना स्ट्रांग है। शॉपकीपर दौड़कर आता है, बो करता है, अपनी शॉप का एक आइटम दिखाता है, मैजिकल रिंग। कहता है ये रिंग किसी को ओनर नहीं माना अब तक। हीरो थंब में पहनता है, मैजिक एक्टिवेट होती है, पूरा बॉडी ब्यूटीफुल आर्मर से कवर हो जाता है। शॉपकीपर शॉक्ड। हीरो को पसंद आता है, तुरंत खरीद लेता है। ऑस्कर कहता है गिफ्ट है मेरा, मत पे करो। फिर हीरो थिएटर जाता है आली को देखने। कैरेज से उतरते ही फैटी सोर्ड से अटैक करता है। हीरो रिंग का शील्ड यूज करके ब्लॉक कर लेता है। कैरेज ड्राइवर फैटी को सबड्यू करके पकड़ लेता है। हीरो इग्नोर करता है, ऑडिटोरियम में जाता है। वहां 2 ड्रंक मैन आली के ऊपर लड़ रहे हैं। हीरो मैजिक से उनके क्लोथ्स डिस्ट्रॉय कर देता है। वे नेकेड भाग जाते हैं। हीरो ओनर को बुलाता है, सिक्योरिटी की कमी पर डिसअपॉइंट बताता है, पूरी थिएटर खरीदने का ऑफर देता है। ओनर हेजिटेट करता है, $1 लाख निकालती है। ओनर तुरंत बेच देता है। जोई थैंक्स करती है, डेट रिपे नहीं कर पाएगी। हीरो कहता है सिंगिंग पर फोकस करो, एक दिन किंग के सामने गाना है तुम्हें। फिर बैठ जाता है। आली उसके लिए स्पेशल सॉन्ग गाती है। अगले दिन मेड्स हीरो को रेडी करती हैं। अपॉइंटमेंट है, डेड नाम का गवर्नर मिलने आया है। हॉल जॉय रीजन का गवर्नर हीरो के डोमेन में। हीरो उसे बुलवाता है। डेड नील करके फॉर्मल स्पीच शुरू करता है। हीरो स्किप करने को कहता है, बैठने को बोलता है। पूछता है पहले मिले थे ना 2.5 साल पहले। डेड हाँ कहता है। हीरो पूछता है जॉब कैसी चल रही है, फ्लड के बाद सिचुएशन। डेड का चेहरा ग्लूमी हो जाता है। हीरो समझ जाता है हालत अच्छी नहीं। हॉल जॉय एम्पायर का मेजर फूड ग्रेन एरिया है, लेकिन फ्लड प्रोन है। एम्परर ने वाटर मेज बैकग्राउंड वाले डेड को इसलिए गवर्नर बनाया था। हीरो प्रॉब्लम्स पूछता है। डेड बताता है फंडिंग नहीं है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। हीरो हैरान, इंपीरियल ऑर्डर था फंड्स इश्यू करने का। डेड कहता है होम मिनिस्ट्री फंड्स रोक रहा है, एक्सक्यूजेस बनाता है। हीरो समझता है। डेड को साथ लेकर फाइनेंस मिनिस्टर मैवरिक के पास जाता है। मैवरिक जूसी स्टेक खा रहा है। हीरो सीधा पूछता है हॉल जॉय को रीबिल्ड के पैसे क्यों नहीं दे रहे। मैवरिक रीजन बताने लगता है। हीरो वॉर्न करता है अगर बोला कि बच्चा नहीं समझेगा तो स्टेक तेरी गांड से खिला दूंगा। मैवरिक अनॉयड लेकिन प्रिंस से नहीं बोल पाता। बताता है एम्परर ने फ्लड की वजह से टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया था साल भर, सेव्ड मनी से रीबिल्ड कर लो। हीरो उसे कॉल आउट करता है। टैक्स इसलिए एग्जेम्प्ट किया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। फिर पूछता है हॉल जॉय के लोगों के पास पैसे हैं क्या, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि मैं किड हूं। मैवरिक घबरा जाता है। स्टोरी चेंज करता है। अभी मिनिस्ट्री के पास पैसा नहीं, एम्परर के लिए समर रिट्रीट बना रहे हैं। ग्रैंड होना चाहिए, पूरा सिटी बन रहा है लग्जरी के लिए। डेड सोचता है अब एम्परर का नाम आया, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हीरो एम्परर का बेटा है। हीरो बोलता है एम्परर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो लग्जरियस विला चाहेगा जबकि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैवरिक घुटनों पर गिरता है, कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुरंत फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूं। सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है। हीरो चाय पीते हुए काम बैठता है। डेड नेगोशिएशन से इम्प्रेस्ड हो जाता है। हीरो की स्किल्स देखकर वो बहुत तारीफ करने लगता है। कहता है कि तुम्हारे पास कमाल की स्किल्स हैं, तुमने एक पुराने चालबाज को आसानी से पकड़ लिया। फिर माफी मांगता है कि वो तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। जमीन पर गिरकर ग्राल को प्रणाम करता है।
हीरो को भी समझ आ जाता है कि डेड बस प्रिंस होने की वजह से मंत्री पर दबाव डालकर पैसे लेना चाहता था, लेकिन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोगों की मदद तो करता ही। फंड्स मिलते ही डेड तुरंत अपने टेरिटरी को दोबारा बनाने के लिए निकल जाता है। तभी पैलेस से मैसेंजर आता है। एम्परर ने हीरो को बहुत जरूरी बुलाया है। हीरो बिना टाइम वेस्ट किए पैलेस पहुंच जाता है। अपने डैड को देखता है जो कबूतरों को खिला रहे हैं मन शांत करने के लिए। एम्परर बात शुरू करते हैं, तुमने उस लालची फाइनेंस मिनिस्टर को पूरी तरह हरा दिया अपनी बुद्धि से। हीरो हैरान रह जाता है कि डैड को यह सब कैसे पता चल गया जो अभी अभी हुआ था। उसके मन में सवाल इतने जोर से उठ रहे हैं कि एम्परर पहले ही समझ जाते हैं। कहते हैं, जानकारी सबसे बड़ी हथियार है बेटा, इसे हमेशा चमकदार रखना। हीरो ये बात दिल में उतार लेता है, फिर कहता है कि मैंने तो बस जो सही था वो किया। एम्परर जवाब देते हैं, सही काम करना ज्यादातर लोगों के लिए आसान नहीं होता। वो तारीफ में बह जाते हैं और सही गलत भूल जाते हैं। फिर मुड़कर हीरो के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। कहते हैं, 6 साल की उम्र में तुम दुनिया के ज्यादातर लोगों से बेहतर हो। फिर कहते हैं, उठो बेटा, तुमने लेजेंडरी सोर्ड लेवायथन को मास्टर कर लिया है, जिसका डरावना इतिहास देखकर लोग डर जाते हैं। हीरो को भी अब समझ आ रहा है कि सोर्ड कितना खतरनाक है, कई उदाहरण देख चुका है। एम्परर कहते हैं, अब तुम्हें इस वेपन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की तकनीक भी सीखनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर रखा है। तुरंत एक अनुभवी नाइट डेमियन घुटनों पर बैठ जाता है। एम्परर बताते हैं, ये एम्पायर का सबसे बड़ा सोर्ड्समैन है। डेमियन तुरंत कहता है, मुझे प्रिंस के साथ एक बाउट करने की इजाजत दीजिए। मैं उसकी रॉ स्किल और पोटेंशियल देखना चाहता हूं, तभी स्टूडेंट बनाऊंगा। एम्परर इजाजत दे देते हैं। हीरो समझ जाता है कि डैड को डेमियन पर पूरा भरोसा है। डेमियन अपनी बड़ी सोर्ड निकालता है, कहता है, जितना चाहो अटैक करो। हीरो स्टांस लेता है, लेकिन तभी उसका सोर्ड बेकाबू होने लगता है। वो उसे काबू करने की कोशिश करता है और अटैक करता है। डेमियन उसके पहले स्ट्राइक से इंप्रेस हो जाता है। हीरो को लेवायथन के पिछले यूजर्स की यादें आने लगती हैं। उन यादों से वो कुछ ही झटकों में डेमियन को डिसआर्म कर देता है। नाइट हार मान लेता है। एम्परर से कहता है, मैं इसे कुछ नहीं सिखा सकता, इसकी टेक्निक सोर्ड मास्टर के लेवल पर है। एम्परर गर्व से हंसते हैं, फिर हीरो को रिवॉर्ड देते हैं। इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड जज तुम बनोगे। हीरो खुशी खुशी जिम्मेदारी ले लेता है, क्योंकि उसे पता है एम्पायर के सारे स्किल्ड वॉरियर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। जीतने वाला नोबिलिटी रैंक तक पहुंच सकता है। विनर का पहला काम हेड जज का सबऑर्डिनेट बनना होता है। हीरो सोचता है, एक मजबूत वॉरियर मेरे कमांड में होगा तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा। एम्परर पूछते हैं, एग्जाम एलिमिनेशन मोड में हो या लीग फॉर्मेट में? लेकिन हीरो जवाब देने की बजाय सरप्राइज रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि रीजनल प्रीलिमिनरी राउंड हटा दिया जाए, पूरी एग्जाम कैपिटल में हो, ताकि वो खुद सारे वॉरियर्स को जज कर सके, कोई टैलेंटेड वॉरियर गलत वजह से बाहर ना हो। एम्परर कहते हैं, जो करना है करो। फिर हीरो घर लौटता है। जो से नाइट सिलेक्शन एग्जाम की बात करता है, पूछता है, तुम्हारे विलेज से भी कोई कैंडिडेट जाता है? जो कहती है, हाँ, हर साल एक ही लड़के को भेजते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो विलेज का नाम रोशन करेगा। हीरो बताता है, इस बार प्रीलिम्स नहीं है तो तुम ज्यादा लोग भेज सकते हो। लेकिन जो शर्माते हुए कहती है, टैलेंट की कमी नहीं, पर एक ही लड़के को भेज पाते हैं, क्योंकि कैपिटल में सब कुछ बहुत महंगा है, खाना, रहना। गोफंडमी भी खोलते हैं, फिर भी पैसे नहीं जुट पाते। हीरो फैसला करता है, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का खर्चा उठाऊंगा, ताकि कोई टैलेंटेड वॉरियर लड़ने से पहले ही बाहर ना हो। तुरंत डायलन को बुलाता है, कहता है, कैपिटल में जितने भी खाली घर हैं सब खरीद लो, अगर जगह कम पड़े तो डॉर्मेट्री बनवा दो। खाने का इंतजाम करने के लिए सारे मर्चेंट से बात करो। खुद हीरो अलान से मिलने जाता है। अलान डिस्काउंट देकर एस्टिमेट देता है। हीरो समझ जाता है कि ये डिस्काउंट इतना बड़ा है कि अलान को नुकसान होगा। पूछता है, ऐसा क्यों? अलान कहता है, 13वें प्रिंस की रिक्वेस्ट को कोई मना नहीं कर सकता। हीरो कहता है, ये फ्लैटरी मेरे पर नहीं चलेगी, कोई मर्चेंट बिना वजह पैसे नहीं गनवाता। अलान हैरान होता है कि हीरो ने उसका इरादा पकड़ लिया। बताता है, उसी दिन पैलेस में सर्वेंट सिलेक्शन एग्जाम भी होता है। वो जानना चाहता है कि वहां किस तरह के लोग चुने जाते हैं। हीरो तुरंत समझ जाता है, अलान किसी लड़की को पैलेस में भेजना चाहता है ताकि वो नई नई खबरें दे सके, और अगर किंग उस लड़की का शुगर डैडी बन जाए तो अलान को मोटा प्रॉफिट होगा। अलान घबरा जाता है, कहता है, ये बात उस गिफ्ट से अलग है जो मैंने तुम्हारे मैंशन में भेजा था। हीरो इम्प्रेस होता है, कहता है, अगर लड़की मुझे पसंद आएगी तो मैं उसे पैलेस में रेकमेंड कर दूंगा, लेकिन मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। अलान बहुत खुश होता है, कहता है, मैं ऐसी लड़की चुनूंगा जो तुम्हारी हर डिमांड पूरी करे। फिर घुटनों पर बैठकर कहता है, एक आम मर्चेंट को प्रिंस का इतना सम्मान मिलना, मैं अपनी दुकानों पर 13वें प्रिंस का क्रेस्ट लगाना चाहता हूँ।
हीरो खुश होता है लेकिन चेतावनी देता है, बेवफाई कभी माफ नहीं करूंगा। घर लौटता है, देखता है कि अलान को सबऑर्डिनेट बनाने से उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं, लेकिन तभी एक स्टैट गिरने लगता है। वाटर एट्रीब्यूट का एसएस रैंक साधारण रैंक हो जाता है। हीरो को चिंता होती है, अलमरिया में कुछ गड़बड़ हुई है। तुरंत जो को कहता है, पैलेस चलो, एम्परर से मिलना है। कुछ मिनट बाद वो एम्परर के सामने होता है, बताता है अलमरिया में कुछ बुरा हुआ है। एम्परर की आवाज से हीरो समझ जाता है, उन्हें पहले से पता था। एम्परर कहते हैं, मुझे शक था लेकिन प्रूफ नहीं था। तभी एक सर्वेंट आकर कान में कुछ फुसफुसाता है। एम्परर कंफर्म करते हैं, कहते हैं अलमरिया में रिबेलियन हो गई है। पूछते हैं, तुम्हें कितनी बड़ी लग रही है? हीरो सोचता है, सिर्फ एक स्किल गिरी है तो बहुत बड़ी नहीं होगी। एम्परर कहते हैं, करीब 5000 रिबेल्स दिखे हैं। पूछते हैं, क्या तुम खुद इसे दबाने का प्लान बनाओगे? हीरो कहता है, अभी मुमकिन नहीं, मैं छोटा हूं, कम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है। सिपाही मेरी बात पूरी तरह मानेंगे या नहीं पता नहीं, बेहतर होगा कोई और प्रिंस जाए। एम्परर हीरो की समझदारी से हैरान होते हैं, कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं, किसे भेजना चाहते हो? हीरो कहता है, हेनरी सबसे अच्छा ऑप्शन है, मुझे उस पर भरोसा है। एम्परर हेनरी को हीरो के साथ रिबेल्स को दबाने भेज देते हैं। हेनरी पूछता है, क्या तुम सच में ग्लोरी किसी और को देना चाहते हो? बैटलफील्ड में मेरिट बहुत काम आता है आगे चलकर। हीरो कहता है, मुझे अभी एक्सपीरियंस चाहिए, मेरी गलत लीडरशिप से सिपाहियों की जान नहीं जानी चाहिए। तभी उसका सोर्ड हॉस्टिलिटी महसूस करता है। हीरो तुरंत गाड़ी रुकवाता है, समझ जाता है कुछ दुश्मन मेरी जान लेने आए हैं। वो भाई पर भरोसा करने की बजाय खुद सामना करने का फैसला करता है। गाड़ी से कूद जाता है, रास्ते के सारे टॉर्च बुझ जाते हैं। अगले ही पल जमीन से पानी के खंभे उठते हैं, हर तरफ से अटैक करने के लिए। हीरो लेवायथन को शील्ड में बदलकर सब ब्लॉक कर देता है। समझ जाता है ये अलमरिया के वाटर यूज करने वाले रिबेल्स हैं। कुछ ही देर में स्किल्ड सोर्ड प्ले से सबको नीचे गिरा देता है। हेनरी इंप्रेस होकर कहता है, इनसे पूछताछ अच्छी होती। हीरो कहता है, अभी भी हो सकती है, मैंने इन्हें मारा नहीं, सिर्फ सोर्ड की ऑरा से बेहोश किया है। हेनरी फिर से इंप्रेस होता है, कहता है, सुना था रिबेल्स के पास ज्यादातर कैवलरी मैन हैं, इसीलिए असैसिन्स की उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर हीरो को कुछ गड़बड़ लगती है। अलमरिया में अच्छे वॉर हॉर्स नहीं हैं। अगले दिन अलान के पास जाता है, टॉप सीक्रेट बताता है अलमरिया में रिबेलियन हो गई है। अलान को $10,000 देता है, कहता है, मार्केट में जितना भी हॉर्स फीड है सब खरीद लो। रिबेल्स ने हॉर्स कहीं और से खरीदे हैं, उन्हें फीड पास के मार्केट से ही लेना पड़ेगा। अगर फीड नहीं मिला तो उनकी हॉर्स कमजोर हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद एम्परर बुलाते हैं, बताते हैं असैसिन्स से पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, बस किडनैप करके बार्गेनिंग चिप बनाना चाहते थे। हीरो कहता है, जो इतनी आसानी से बोल गया वो झूठ बोल रहा होगा। एम्परर मुस्कुराते हैं, तुम्हारी कॉमन सेंस कमाल की है, मेरे पास झूठ पकड़ने का तरीका है। हीरो टॉर्चर में इंटरेस्ट नहीं लेता, एम्परर पर भरोसा कर लेता है। एम्परर तारीफ करते हैं, तुमने रिबेल्स को इतनी जल्दी डील कर दिया, अगर तुम पकड़े जाते तो मुश्किल हो जाती। और हॉर्स पर फोकस करने का आइडिया भी कमाल का था। हीरो हैरान रह जाता है, वो तो अभी अभी अलान को ऑर्डर देकर आया था। एम्परर कहते हैं, स्टारवेशन स्ट्रैटेजी तो क्राउन प्रिंस अल्बर्ट भी सोच चुका था, लेकिन तुमने हॉर्स पर फोकस किया अपनी पॉकेट मनी से। कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम में कमाल के आइडिया हैं और उन्हें जल्दी अमल में लाने की हिम्मत भी। हीरो को डैड की तारीफ से अंदर कुछ नया एहसास होता है। फिर एम्परर रिवॉर्ड देते हैं, तुम अपने क्रेस्ट में सोर्ड ऐड कर सकते हो। योद्धाओं के देश में बिना एम्परर की परमिशन के क्रेस्ट में सोर्ड लगाना मौत की सजा है। हीरो अपनी खुशी छुपाने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद अलान आता है। हीरो बेबी स्टेप्स में चलकर उसके पास जाता है। अलान कहता है, हॉर्स फीड के सारे टाइप और रूट्स मुझे पता है, खरीदना आसान होगा, लेकिन करुण रिबेल्स का लीडर बहुत क्रूर है, सावधान रहना। तभी एक मेड आती है, गेट पर एक घायल आदमी है। हीरो देखने जाता है। एक बुरी तरह घायल नाइट घुटनों पर बैठकर कहता है, अलमरिया में रिबेलियन शुरू हो गई है, मेरा सुपीरियर भी इसमें शामिल है। मैंने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि आपको रिपोर्ट करने आया। अलान सोचता है, ये आदमी बेकार में जान जोखिम में डाल आया, हमें तो पहले से पता था। हीरो शुक्रिया अदा करता है, मेड को ऑर्डर देता है, इसका इलाज करो। जाते जाते मुड़कर कहता है, इस नाइट को $1,000 रिवॉर्ड दो। अलान पूछता है, पहले से पता थी, जानकारी के लिए पैसे क्यों जला रहे हो? हीरो कहता है, मैं जानकारी के लिए नहीं, उसकी लॉयल्टी और बहादुरी के लिए रिवॉर्ड दे रहा हूं। रात को जो ऑफिस में आती है बहुत परेशान, जमीन पर गिर पड़ती है। हीरो पूछता है, क्या हुआ? जो पहले $500 की थैली और एक छोटी बोतल देती है, कहती है,
किसी अनजान आदमी ने ये रिवॉर्ड दिया। बोतल में स्लीपिंग मेडिसिन है, मुझे तुम्हें ये पिलाकर रिबेल्स के हवाले करना था। हीरो समझ जाता है रिबेल्स मुझे हर हाल में चाहते हैं। पूछता है बोतल मेरे पास क्यों लाई? जो रोने लगती है। कहती है उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे मार देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। हीरो चुपचाप डेस्क पर जाता है, $5000 का चेक लिखता है। कहता है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने अपनी लॉयल्टी इतने सस्ते में नहीं बेची। वो लड़की कहती है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन हीरो उसे कहता है कि अच्छी लड़की बनो और रिवॉर्ड ले लो। वो रोने लगती है और थैंक यू बोलती है, लेकिन हीरो कहता है कि उसे उसके लिए कुछ करना होगा। वो बताता है कि वो मेडिसिन पीकर बेहोश हो जाएगा और फिर वो उसे उन लोगों के पास ले जाएगी जिन्होंने उससे कांटेक्ट किया था। वो उसे कहता है कि जैसे ही उसे सौंप देना तुरंत भाग जाना ताकि वो उसे साइलेंस न कर दें। जोई बहुत डर जाती है इस बात से, लेकिन हीरो ने मन बना लिया है उन डेस्परेट रेबल्स से मिलने का। कुछ घंटों बाद हीरो कहीं सुनसान जगह पर जागता है। वो सुनता है कि किडनैपर्स बात कर रहे हैं कि उसे किल करना लास्ट रिजॉर्ट है। कारून के ऑर्डर्स के मुताबिक उसे सेफ रखना है। हीरो दवा का असर पूरी तरह खत्म होने देता है, फिर चेक करता है अपनी सिचुएशन। हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन रेबल्स तो सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेलने में बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार लेवायथन को हीरो के कान में छुपा हुआ नहीं देखा, पिछली बार की तरह ऐस में नहीं। हीरो उसे निकालता है, नॉर्मल साइज में लाता है, फिर मैजिक रिंग से वाटर ब्लेड बनाकर रोप काट देता है। अब वो सोड की मेमोरीज से देखता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो खुद को अनकॉन्शियस देखता है। ऑफिस में जोई भाग रही है, रेबल्स उसे सराउंड कर लेते हैं। वो जोई को इग्नोर करते हैं क्योंकि हीरो को मैंशन से बाहर निकालना टॉप प्रायोरिटी था। फिर उसे ओपन कैरेज में ले जाते हैं। रिकैप पूरा होने के बाद हीरो तैयार हो जाता है रेबल्स से निपटने के लिए। वो कैंप फायर के आसपास ब्रेक ले रहे हैं। उनका लीडर गुस्सा हो जाता है कि किसने इतने खराब नॉट्स बांधे। तभी हीरो सोड लेकर कूद पड़ता है। बैंडिट्स उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और कहते हैं अच्छे से सरेंडर कर दो, इस बार तुम्हारा ब्रदर यहाँ नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए। एक अपना सोड निकालता है हीरो को रिकैप्चर करने के लिए, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। हीरो चार्ज करता है और उसके नेक की सारी वेन्स और आर्टरीज चीर देता है। पहला रेबल मरता है, बाकी डर जाते हैं। हीरो कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन यहाँ सब इडियट हैं, ये भी नहीं जानते कि असैसिन्स को हेनरी ने नहीं हराया था। रेबल्स लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन हीरो उन्हें एफर्टलेसली स्मोक कर देता है। तभी वो देखता है जोई नाइट्स का ग्रुप लेकर आ रही है। वो पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है? जोई कहती है वो बहुत वरी हो गई थी, इसलिए नाइट्स को लेकर सेव करने आई, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब रेबल्स पहले ही हार चुके हैं। हीरो आगे बुलाता है नाइट्स के कैप्टन को और कहता है रेबल्स को ले जाओ। तभी एक रेबल के हाथ से वियर्ड लुकिंग डैगर गिरता है। एक नाइट उसे उठाने वाला होता है, लेकिन हीरो को सेंस होता है कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत स्टॉप बोलता है, सबको पीछे हटने को कहता है। वो डैगर की तरफ बढ़ता है, उसमें स्ट्रॉन्ग कर्स्ड एनर्जी निकल रही है। हीरो को लेवायथन की मास्टरी की वजह से फील हो रही है। उसे याद आता है रेबल्स की बात कर्स्ड डैगर की, जो लास्ट रिजॉर्ट में यूज करने वाली थी उसे किल करने के लिए। वो कर्स लगाने वाले की हेट्रेड सेंस करता है और एक पल के लिए उसका चेहरा भी दिखता है। हीरो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है वो रेबल्स का लीडर है। वो डिसाइड करता है पर्सनली डील करने का। हीरो लेवायथन से पूछता है क्या वो प्लान में हेल्प कर सकता है, क्योंकि लेजेंडरी वाटर एलिमेंट सोड के लिए ये आसान होगा। लेवायथन ग्लो करता है पॉजिटिव आंसर में। हीरो उसकी कर्स्ड एनर्जी चैनल करता है और कर्स्ड वाटर की स्ट्रीम स्काई की तरफ शूट करता है। वो स्ट्रीम क्लाउड्स के ऊपर से गुजरती है, एम्पायर के आधे रास्ते तक जाती है और कारफन को हिट कर देती है। अगले दिन एम्परर हीरो को फिर समन करता है। वो नीचे झुककर हीरो के शोल्डर्स पर हाथ रखता है प्रेज करने के लिए उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट के लिए। रिपोर्ट आया था कि रेबल्स के लीडर की मौत हो गई, फोरहेड के बीच में होल बना वाटर जेट से। एम्परर जानता है ये हीरो के अलावा कोई नहीं कर सकता। हीरो कंफर्म करता है। वो कहता है कर्स्ड डैगर की हेट्रेड से लॉक ऑन किया रेबल लीडर पर, फिर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर से नो स्कोप हेडशॉट मार दिया। लीडर मरने के बाद रेबल्स को सप्रेस करना हेनरी के लिए इजी पीजी हो जाता है। जल्दी ही सब लोग अरेस्ट हो जाते हैं। ह्यूज असेंबली बुलाई जाती है पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए। एम्परर ऑर्डर देता है कल्प्रिट्स को ड्रॉन एंड क्वार्टर्ड करने का। गूगल करके देख लेना क्या मतलब होता है। सब खुश हो जाते हैं रेबल्स को मिली सजा से, लेकिन तभी हीरो आगे बढ़ता है, एम्परर के सामने रिस्पेक्टफुली नील करता है और कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। सब शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर एम्परर। वो पूछता है मतलब क्या? हीरो कहता है सबको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश होना चाहिए। लॉ में कहीं क्वार्टर्ड करने की सजा नहीं लिखी। रेबल लीडर्स को स्प्लिट इन हाफ करना है, बाकी को गुलक भेजना है। हीरो इंसिस्ट करता है लॉ फॉलो करो,
एम्परर पूछता है इतनी ब्रूटल डेथ से कैसे इनकार कर सकता है जो उसके टेरिटरी में रेबल हुए। हीरो सिंपली कहता है अगर एम्परर लॉ तोड़ेगा तो उसकी रेप्यूटेशन और लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सब स्पीचलेस हो जाते हैं, लेकिन एम्परर मान जाता है। कहता है लॉ फॉलो करेंगे, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट देंगे जो लॉ अलाउ करता है बिना मर्सी के। हीरो को कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्परर प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर देता है लॉ फॉलो करवाने का रेबल्स की पनिशमेंट में। पूरी कोर्ट हीरो की तारीफ करने लगती है कि एम्परर के सामने इतने बोल्डली खड़ा हुआ, उसकी मिस्टेक करेक्ट की। सब उसे फ्यूचर लेजेंड कहकर ग्लेज करने लगते हैं। एम्परर को भी गर्व होता है। वो सोचता है रिवॉर्ड देना चाहिए, हीरो को लॉ ब्रेक करने से रोका। कुछ सोचने के बाद एम्परर डिसाइड करता है टाइटल देने का। वो कहता है उसके कोई भी बच्चा उससे स्टैंड अप कर सकता है, लेकिन राइट रीजन से करना अलग बात है। हीरो ने यही किया, क्लेवर और ब्रेव दिखाया पूरी कोर्ट के सामने। इसलिए एम्परर उसे टाइटल देता है वाइज प्रिंस का। चेंज तुरंत हीरो के स्टेटस विंडो में रिफ्लेक्ट हो जाता है। एम्परर आगे कहता है अगर हीरो 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो और बेहतर होता, लेकिन वो क्लियरली नहीं कहता कि थ्रोन का कंटेंडर होता। कोर्ट अचानक हीरो के लिए चीयर करने लगती है उस स्टेटमेंट पर। फिर एम्परर पूछता है अपकमिंग नाइट सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशंस के बारे में। हीरो परमिशन मांगता है प्लान्स बाद में शेयर करने का। एम्परर अलाउ कर देता है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद वो फाउंटेन एरिया में जाते हैं। हीरो टी सिप कर रहा है। 4 सर्वेंट्स उसके चारों तरफ वाटर बकेट्स लेकर खड़े हैं। हीरो के सिग्नल पर वो उसे स्प्लैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो रिंग के शील्ड से सब ब्लॉक कर देता है। एम्परर समझ नहीं पाता। हीरो एक्सप्लेन करता है कि वो सब पार्टिसिपेंट से ऐसा ही अटैक मंगवाएगा और जज करेगा स्किल को कि अटैक कितना क्लोज आया। एम्परर इम्प्रेस्ड हो जाता है इनोवेटिव तरीके से, लेकिन रिस्क्स भी बताता है। हीरो कॉन्फिडेंटली कहता है जो भी डिफेंस ब्रेक कर पाएगा उसे पर्सनली डील कर लेगा। एम्परर फिर इम्प्रेस्ड हो जाता है। रात को एम्परर थ्रोन रूम में प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर कहता है क्राउड के सामने वो रिमार्क अननेसेसरी था कि अगर नोआ पहले पैदा हुआ होता तो। एम्परर हंसता है, कहता है मैं सीरियस था। नोआ ट्रूली स्पेशल है, लेकिन लेवायथन की ट्रेमेंडस पावर से थोड़ा कंसर्न्ड भी है। ट्रू पावर अभी सील्ड है। फिर सर्वेंट को ऑर्डर देता है स्पेशल ट्रेजर लाओ। कहता है कहा जाता है लेवायथन का ट्रू सील कभी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन शायद नोआ फुल पावर कंट्रोल कर ले। कुछ दिनों बाद नाइट सिलेक्शन एग्जाम शुरू होता है फुल ग्लोरी में। पूरे कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। कैपिटल की पूरी पॉपुलेशन देखने आती है। ये उनके लिए सुपर बोल जैसा है। बहुत सारे लोगों ने लाइफ सेविंग्स बेट लगा रखी हैं। एक पार्टिसिपेंट आता है, देखने में गैन का एडल्ट फॉर्म लगता है, जैसे रात भर पानी में भीगा रहा हो। वो अरीना में आता है, नोआ के सामने नील करता है। नोआ बेफिक्र टी पी रहा है। वॉरियर सोर्ड निकालता है, रिस्ट वार्म अप करता है, फिर अटैक करता है। हीरो तुरंत रिंग के शील्ड्स एक्टिवेट करता है, ब्लॉक कर देता है। वो एंगल्स चेंज करता रहता है, लेकिन शील्ड एडजस्ट हो जाता है। कुछ ब्लोज के बाद उसकी सोर्ड आधी हो जाती है। रेफरीज टेस्ट ऑफ कर देते हैं। एक और वॉरियर फेल। क्राउड सोचने लगती है क्या कोई वाइज प्रिंस तक पहुंच भी पाएगा, या प्रिंस एक्सेसिव टी पीते पीते मर जाएगा। एम्परर दूर से पर्सनल असिस्टेंट के साथ देख रहा है। असिस्टेंट कहता है इस बार लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एम्परर कहता है प्रिंस पर्सनली रिस्क ले रहा है इसलिए, लेकिन एम्परर को बेसिक बातों से फर्क नहीं पड़ता। कहता है बस केपेबल वॉरियर्स सेलेक्ट होने चाहिए। मुझे एक्साइटेड है देखने के लिए कि हीरो कौन कौन शॉर्टलिस्ट करता है। फिर मेज की बारी आती है। पावरफुल फायर ब्लास्ट छोड़ता है नोआ की तरफ। क्राउड साइलेंट हो जाती है। मेज थक जाता है। नोआ बिना स्क्रैच के बाहर आता है। मैजिक बैरियर यूज किया था। पार्टिसिपेंट घुटनों पर गिर जाता है। क्राउड प्रिंस की चीयर करती है। हीरो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। इवनिंग हो चुकी है। 1 साल के ब्रिटिश हाउस होल्ड से ज्यादा टी पी चुका है, लेकिन कोई नोटवर्दी पार्टिसिपेंट नहीं। तभी रेफरी अनाउंस करता है आज का लास्ट पार्टिसिपेंट। एक ब्लॉन्ड बैडी रेड आइज वाली अरीना पर चढ़ती है। एंग्शियस लग रही है, आउट ऑफ ब्रेथ, लेकिन सोर्ड ड्रॉ करते ही एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो डैश करती है नोआ पर अटैक करने। हीरो शील्ड समन करता है। इस बार लड़की का अटैक शील्ड के थ्रू जाता है। वो पुश करती रहती है। शील्ड शैटर हो जाता है। सोर्ड हीरो के चेस्ट में लग जाती है। क्राउड जोर से गास्प करती है। नाइट्स तुरंत लड़की को डिटेन करते हैं। सोचते हैं प्रिंस को इंजरी दी, सिवियर पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन हीरो उठता है, कहता है उसे छोड़ दो। लड़की अपना नाम बताती है, शर्ली ग्रांट्स। हीरो कहता है तू पास हो गई। सब स्टन्ड, खासकर शर्ली को यकीन नहीं होता प्रिंस उसे फॉरगिव कर रहा है, जबकि उसने स्टैब किया।
बाद में हीरो शर्ली को अपने रूम में बुलाता है, कहता है तेरा आर्मर बहुत नाइस लग रहा है। वो थैंक यू कहती है, बताती है फैमिली में जनरेशन से पास डाउन है। फिर क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाती, पूछती है आपने पास कहा जबकि पनिशमेंट देना चाहिए था। हीरो कहता है तू गिल्टी नहीं है नोबल को इंजर करने की, मैंने खुद कहा था अटैक करो। फिर कमांड करता है वही मूव फिर से अटैक कर। शर्ली सोचती है शायद प्रिंस का दिमाग चकरा गया है, लेकिन हीरो कहता है अगर नाइट है तो मास्टर्स कमांड ओबे करना चाहिए। वो तुरंत स्टांस लेती है, अटैक करती है। हीरो शील्ड समन करता है, इस बार अटैक पियर्स नहीं कर पाती। हीरो कैजुअली उसे पुश बैक करता है, कहता है अगर चाहता तो टेस्ट के दौरान भी शील्ड यूज कर सकता था, इंजरी अवॉइड कर सकता था। कहता है नाइट का ड्यूटी है लॉर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करना, मैंने देखना चाहा कि कोई फुल स्ट्रेंथ से अटैक करेगा या फियर से होल्ड बैक करेगा। तूने एक बार इंजर करने के बाद भी कमांड ओबे किया, तुझे मेरे नाइट बनने लायक समझा। शर्ली इमोशनली हो जाती है, तुरंत एक घुटने पर बैठकर ओथ लेती है, जीवन भर की अनडाइंग लॉयल्टी। हीरो खुश होता है, ऐसा ओथ ऑफिशियल नहीं माना जाता, लेकिन कैरेक्टर वाली नाइट से बहुत मायने रखता है। तभी जोई डॉक्टर को लेकर आती है, डॉक्टर वूंड चेक करता है, कहता है बस स्क्रैच है, तुरंत हील कर देता है। शर्ली शॉक्ड, कहती है हमारे विलेज में डॉक्टर्स नहीं हैं, कभी प्रॉपर टेक्निक से हील होते नहीं देखा। हीरो क्यूरियस होकर पूछता है जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो क्या करते हैं। शर्ली कहती है विलेज एल्डर से प्रे करवाते हैं या एक्सरसाइज करवाते हैं डिजीजेस को। बॉल डॉक्टर कमेंट करता है पुअर और अनकल्चर्ड लोगों में कॉमन है। हीरो पूछता है डॉक्टर बनने का क्विकेस्ट वे अप्रेंटिस बनना है। डॉक्टर हाँ कहता है। हीरो तुरंत शर्ली को फर्स्ट जॉब देता है, कहता है अपने विलेज से स्मार्टेस्ट और हार्ड वर्किंग लोग लाओ, डॉक्टर उन्हें अप्रेंटिसेस बनाएगा। डॉक्टर बिना हेजिटेशन अग्री करता है। शर्ली अस्टाउंडेड बो करके थैंक यू कहती है। हीरो कहता है नाइट की प्रॉपर एटिकेट्स सीखो, कोई नाइट ऐसे नहीं बाउ करता। अगली सुबह शर्ली नोआ के मैंशन में अपने रूम में जागती है, गेट रेडी विथ मी सेशन देती है, ग्रेट एक्साइटमेंट से काम पर निकलती है। रास्ते में जोई से मिलती है। जोई पूछती है अच्छे से सोई? शर्ली कहती है रूम बहुत नाइस था लेकिन ज्यादा नींद नहीं आई। दोनों स्मॉल टॉक करती हुई चलती हैं। तभी कुछ मेड्स गॉसिप और गिगल कर रही हैं। जोई पूछती है क्या हो रहा है? मेड्स कहती हैं अपना फेवरेट पास टाइम कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि हीरो किस तरह की गर्ल से मैरी करेगा। शर्ली शॉक्ड, कहती है हीरो अब भी सिर्फ 6 साल का है। मेड्स कहती हैं ज्यादातर प्रिंसेस की शादी बचपन में ही फिक्स हो जाती है। एम्पायर में लड़कियां 15 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती हैं। सब मानते हैं कि नोआ अभी एम्पायर का सबसे एलिजिबल बैचलर है। उसके महल के पास ढेर सारे कैफे खुल गए हैं क्योंकि हर रोज बहुत सारी लड़कियां उसे एक झलक देखने आती हैं। मेड्स कहती हैं कि सबको नोआ बहुत पसंद है, जोई भी शामिल। जोई का नाम सुनते ही वो शर्मा जाती है। मेड्स उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि तू तो हाल ही में मैजिक सीखने लगी है, नोआ को इम्प्रेस करने के लिए। जोई हकलाते हुए कहती है कि वो बस अपने मास्टर के काम आने के लिए सीख रही है। फिर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। मेड्स कहती हैं कितनी प्यारी है ये। शर्ली बस उसे घूरती रह जाती है। बाद में शर्ली नोआ के ऑफिस जाती है। वहां एक अनुभवी नाइट एग्जाम के बारे में रिपोर्ट दे रहा होता है। कैप्टन कहता है कि नोआ ने जो नए नाइट्स चुने हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, उनके स्क्वाड कैप्टन्स भी बहुत ग्रेटफुल हैं। नोआ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और नाइट से कहता है ये सब तुम जैसे डेडिकेटेड लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ। फिर वो शर्ली से कहता है कि नाइट को सी ऑफ कर दो। शर्ली उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। नाइट हैरान हो जाता है और कहता है इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, हम दोनों सेम रैंक के हैं। फिर उसे अचानक समझ आता है कि नोआ ने इस लड़की को नाइटली एटिकेट्स सिखाने के लिए भेजा है। वो शर्ली को सलाह देता है प्रिंस के साथ रहो, इससे बेहतर मास्टर नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद नोआ एक पार्टी थ्रो करता है। एली वहां परफॉर्म करती है और अपनी सॉन्ग से सबको मेस्मराइज कर देती है। एलन और सिंडी उसके सामने घुटनों पर बैठकर थैंक करते हैं। नोआ कहता है मैंने ये पार्टी खास तुम दोनों के लिए थ्रो की है क्योंकि नाइट सिलेक्शन एग्जाम सफल बनाने में तुम्हारी बहुत मदद मिली। वो बताता है कि पार्टी में मौजूद हर मर्चेंट उसके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रखता है। एलन सोचता है कि यहाँ अच्छे कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं। तभी जोई एक लेटर लेकर आती है नोआ के लिए। उसे थोड़ा अनईजी लग रहा है क्योंकि सेंडर का नाम नहीं लिखा है। नोआ पार्टी छोड़कर शर्ली, केमिए, शर्ली और जोई के साथ लेटर खोलने जाता है। जोई बताती है कि जिसने लेटर दिया वो गार्ड्स को देखते ही भाग गया। सबको सस्पिशियस हो जाता है। शर्ली कहती है डेंजरस हो सकता है, मुझे खोलने दो।
लेकिन नोआ लेवायथन से चेक करता है और पता चलता है कि लेटर सेफ है। उसमें टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कि बचे हुए रेबल्स कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। नोआ समझ जाता है कि ये जानकारी किसने दी होगी। वो श्योर है कि वो नाइट जो रिबेलियन के बारे में वॉर्न करने के लिए जान जोखिम में डाल रहा था अभी भी मिशन पर है। जोई और शर्ली उसकी लॉयल्टी और डेडिकेशन से इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। लेकिन नोआ सोचता है कि वो ब्रेव से ज्यादा स्टूपिड है। स्पाई बनना बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आसान नहीं होता। वो तुरंत हेनरी से कांटेक्ट करता है और नाइट को रोकने को कहता है, लेकिन एल्डर ब्रदर का रिप्लाई आते ही नोआ को गिल्ट से बोझिल महसूस होता है। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। वो वॉनबी स्पाई रेबल्स के हाथ लग गया, टॉर्चर्ड हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हेनरी के लोगों ने उसे जान बचाकर निकाला, लेकिन वो अब भी क्रिटिकल कंडीशन में है। नोआ सोचता है, ये सब मेरी गलती है। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क होता तो इस नाइट को जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। वो तुरंत जोई को भेजता है कि नाइट के लिए बेस्ट मेडिकल केयर अरेंज करो। ऐसा लॉयल आदमी मरने नहीं देंगे। अगले दिन नोआ मार्केट जाता है, शर्ली को गार्ड बनाकर साथ ले जाता है। शर्ली दुकानों में डिस्ट्रैक्टेड होती रहती है क्योंकि उसके छोटे गांव में ऐसी चीजें नहीं होती। नोआ उसे याद दिलाता है, ड्यूटी पर हो, अलर्ट रहो। शर्ली कोशिश करती है डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करने की। वो पूछती हैं, कुछ खरीदने आए हो? नोआ कहता है, हेनरी के लिए गिफ्ट खरीदना है, उसने नाइट को बचाने में मदद की। वो एक फैंसी गिफ्ट स्टोर में जाता है। मर्चेंट से कहता है, प्रिंस के लिए फिट आइटम दिखाओ। मर्चेंट रेयर ज्वेलरी और वैल्यूएबल आइटम्स लाता है। शर्ली के मुंह से जॉ ड्रॉप हो जाता है, लेकिन नोआ को इंटरेस्ट नहीं। उसे एक क्लॉथ से ढका आइटम दिखता है। वो कहता है, वो दिखाओ। मर्चेंट क्लॉथ हटाता है तो एक ब्यूटीफुल ग्लास स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस सामने आती है। नोआ उसकी ब्यूटी से एन्चांटेड हो जाता है। वो पूछता है, ग्लास से इतना इंट्रिकेट डिजाइन पॉसिबल है? मर्चेंट बताता है, ये लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन का काम है जो बहुत पहले मर चुका है। उसके साथ ही डिटेल्ड ग्लास स्कल्पचर्स बनाने की कला खत्म हो गई। दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी स्टैच्यूज हैं। नोआ तुरंत उसे हेनरी के लिए खरीद लेता है। मर्चेंट को $10,000 प्लस बोनस देता है। तभी 8th प्रिंस ऑस्कर वहां आ पहुंचता है। वो नोआ को देखकर सरप्राइज्ड होता है। फिर उसकी नजर ग्लास स्टैच्यू पर पड़ती है। वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहता है, कभी नहीं सोचा था मर्चेंट दूसरी वाली ढूंढ लेगा। नोआ पूछता है, पहली वाली कहाँ है? ऑस्कर कहता है, मेरे पास है। नोआ ये सुनते ही स्टैच्यू पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो मर्चेंट से कहता है, रिलैक्स, पेमेंट मिलेगा प्लस क्लीनिंग का एक्स्ट्रा पैसा। 2 कॉपीज होने और सिंगल पीस होने में बहुत फर्क है। मैं सिंगल पीस बनाना चाहता हूँ। मर्चेंट को बोलो कि दूसरी गॉडेस स्टैच्यू टूट गई, अब दुनिया में सिर्फ एक बची है। ऑस्कर की स्टैच्यू की वैल्यू ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगी। ऑस्कर नोआ की ब्रिलियंस से स्टन्ड रह जाता है। फिर नोआ घर लौटता है। शर्ली कहती है, तुम्हारे साथ सेवा करने के बाद से सरप्राइज के बाद सरप्राइज मिल रही है। वो समझ नहीं पा रही कि नोआ ने वो प्राइसलेस स्टैच्यू क्यों तोड़ी। नोआ कहता है, वो बस एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कभी ट्रू ट्रेजर नहीं हो सकता। रियल ट्रेजर वो फ्रेंड्स हैं जो रास्ते में मिलते हैं, और वो लोग जो मेरे लिए जान जोखिम में डालते हैं, खासकर मेरे केस में, क्योंकि मेरे स्टैट्स लोगों से रिलेशन के आधार पर इंक्रीज होते हैं। ऑस्कर को इतना बड़ा फेवर करके स्टैट्स में अच्छा बम्प मिला। शर्ली उसकी आइडियोलॉजी से अमेज्ड हो जाती है। नोआ कहता है, तुम भी मेरे ट्रेजर का हिस्सा हो। नोआ की जीनियस प्रिंस वाली लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और 6 साल गुजर जाते हैं। 12 साल का प्रिंस अब न्यू चैलेंजेस के लिए तैयार है। नोआ अकेला ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा है। जोई सर्व कर रही है। उसका ध्यान नई मेड जिगी पर है जो खिड़की से बाहर घूर रही है। नोआ पूछता है, कुछ परेशान हो? वो कहती है, 3 दिन बीत गए फिर भी बर्थडे गिफ्ट्स लाने वालों की खत्म नहीं हो रही। नोआ समझाता है कि पिछले साल तो गिफ्ट्स पूरे हफ्ते आते रहे थे। जिगी हैरान हो जाती है। नोआ बताता है, गिफ्ट्स रिसीव करके बस खत्म नहीं होता। हर गिफ्ट और सेंडर की लिस्ट बनानी पड़ती है। वो आसान काम नहीं। इसीलिए ट्रस्टेड मेड एवेलिन ये जॉब संभालती है। उसी की वजह से मैं रिलैक्स रहता हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म करके नोआ मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स जाता है। एम्परर ने पर्सनली उसे वहां असाइन किया है। वहां 4th प्रिंस हेनरी के रूम में पहुंचता है। हेनरी और एक नाइट नोआ का स्वागत करते हैं। बिजनेस से पहले हेनरी बताता है, इंपीरियल ऑर्डर आया है। नाइट कैप्टन रियस की कमांड में आर्मी सदर्न पार्ट्स में रिबेलियन दबाने भेजनी है। बारबेरियंस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट और रूथलेस हैं, इसीलिए फुल फोर्स से क्रश करने का प्लान है। हेनरी नोआ की ओपिनियन पूछता है। प्लान नोआ को सही लगता है। वो रियस को देखता है जो हेनरी का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है और बैटलफील्ड में कई बार स्किल प्रूव कर चुका है। नोआ को लगता है कि रियस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो एक सवाल पूछता है,
कितने सोल्जर्स असल में ले जा रहे हो? रियाज पसीना पसीना हो जाता है और जवाब देने में हेजिटेट करता है। हेनरी गुस्सा हो जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। रियाज जमीन पर गिरकर माफी मांगता है। नोआ हेनरी को शांत करता है और कहता है सीरियस बात नहीं है। वो याद दिलाता है कि वॉर में जनरल्स को इंपीरियल कोर्ट से फंडिंग सोल्जर्स की संख्या के हिसाब से मिलती है। कई जनरल्स लिस्ट में मर्चेंट्स और हेल्पर्स को भी जोड़ देते हैं ताकि ज्यादा फंडिंग मिले और वो पॉकेट कर लें। रियाज फिर माफी मांगता है। हेनरी गुस्से में है, लेकिन नोआ कहता है चिल करो। रायस को कहता है अगर तुम्हें आर्मी के लिए एक्स्ट्रा लोग हायर करने हैं तो राइट है, फंडिंग से थोड़ा कट खुद के लिए रख सकते हो। हेनरी को भी समझ आता है कि नॉन सोल्जर्स रजिस्टर करके आर्मी को बड़ा दिखाया जा सकता है, एनिमीज डर जाएंगे। वो नोआ की तारीफ करता है कि अंडरलिंग की एम्बेजलमेंट पकड़ी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताया, लेकिन नोआ कहता है इस बार एनिमी को फूल नहीं कर सकते। एम्परर ने फ्लॉलेस विक्ट्री का कमांड दिया है, कोई चांस नहीं ले सकते। वो रियाज से पूछता है कितने नॉन सोल्जर्स रजिस्टर किए? रियाज डरते हुए कहता है लगभग 2000। नोआ कमांड करता है उतने ही रियल सोल्जर्स जल्दी ऐड करो। रियाज के पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर नोआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए नोट लिखता है, रियाज को देता है और कहता है ये 2000 सोल्जर्स के मिसलेनियस पर्पसेस के फंडिंग के लिए है, सारा पैसा तुम रख सकते हो। रियाज समझ नहीं पाता कि करप्ट होने पर पैसा क्यों मिल रहा है। नोआ ठंडे लहजे में कहता है इस एक्स्ट्रा कैश के बदले परफेक्ट विक्ट्री डिलीवर करो। हेनरी इंप्रेस्ड हो जाता है कि नोआ हर तरीके से अंडरलिंग्स को मोटिवेट करता है। घर लौटते वक्त हेनरी पूछता है तूने अभी तक रियल वॉर एक्सपीरियंस नहीं लिया ना? नोआ हाँ कहता है और अपने स्टैट्स देखता है। अभी भी लेवल 1 है क्योंकि रियल बैटल नहीं लड़ा। एम्पायर में ज्यादातर रॉयल किड्स छोटी उम्र में मर जाते हैं। ऑफिशियल रीजन डिजीज होता है, लेकिन असल में दूसरे रॉयल्स असैसिनेट करते हैं पावर के लिए, इसलिए रॉयल चिल्ड्रन बहुत वैल्यूएबल माने जाते हैं। एडल्ट होने तक वॉर में नहीं जाते सिवाय एम्परर के डायरेक्ट ऑर्डर के। हेनरी कहता है तू 12 का हो गया है, रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस ले ले। नोआ कहता है एम्परर कमांड करते ही बैटलफील्ड पर पहुंच जाऊंगा। हेनरी कहता है डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि लेजेंडरी मैजिक सोर्ड है तेरे पास। तभी हेनरी की कैरेज अचानक रुक जाती है। एक लड़की उसके सामने से भागती हुई आती है और मदद मांगती है। पीछे से बच्चे निकलते हैं और थग्स उन्हें पकड़कर एप्स्टीन आइलैंड शिप करने की कोशिश कर रहे हैं। नोआ बाहर निकलता है और स्टॉप करने को कहता है। थग्स को पता नहीं कौन है। वो कहते हैं जा अपनी मम्मी का दूध पी। नोआ उनके वीक इंसल्ट से अफेक्टेड नहीं होता। उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है क्योंकि अनरजिस्टर्ड स्लेव ट्रेडिंग इलीगल है एम्पायर में। थग्स वायलेंस पर उतर आते हैं। नोआ लेवायथन समन करता है और उन्हें स्लैश करके बिना किल किए नॉकआउट कर देता है। सब उसकी स्किल से इंप्रेस्ड होते हैं, हालांकि उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। नोआ बच्चों के पास जाता है कंफर्ट करने। तभी शैडोज से एक फ्रेल ओल्ड मैन निकलता है और ग्रीट करता है। वो ओपनली कहता है मैं स्लेव ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड हूँ। नोआ को वार्न करता है कि मत पंगा लेना, मेरे पीछे फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का बैकिंग है। नोआ समझ जाता है कि ये एप्स्टीन का कनिंग पार्टनर है। वो सोचता है अब क्या करना चाहिए। ओल्ड मैन कहता है लड़कियों को छोड़ दो और प्रिटेंड करो कुछ देखा नहीं। नोआ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हेनरी से पूछता है इसको जानते हो? हेनरी कहता है कभी नहीं देखा इस उल्टी सी फेस को। नोआ कहता है मुझे भी नहीं पता ये कौन है। ओल्ड मैन एक्सप्लेन करने लगता है तो नोआ लेवायथन की कर्स्ड एनर्जी से उसे नॉकआउट कर देता है। फिर जोर से डिक्लेयर करता है आजकल नामहीन स्काउंड्रल्स भी फर्स्ट प्रिंस के नाम का इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉमन लोग शायद फंस जाएं, लेकिन हम भाई नहीं फंसेंगे। एक आदमी नोआ को वाइस प्रिंस आइडेंटिफाई करता है। पब्लिक मान लेता है। नोआ सोल्जर्स को कमांड करता है इनको फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के रेजिडेंस पर ले जाओ, बताओ कि ये उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वो बच्चों को घर ले जाता है कंफर्ट करने के लिए। हेनरी उसकी क्विक थिंकिंग से इंप्रेस्ड होता है। वो एक्सप्लेन करता है अगर सच में गिलबर्ट के लिए काम करते तो किल नहीं कर सकता था, लेकिन प्रिंस को इलीगल स्लेव ट्रेडिंग देखते हुए चुप रहते नहीं दिखा सकता था, इसलिए फेक्स बना दिया और गिलबर्ट को सौंप दिया। वो इन्हें डिस्पोज कर देगा लायबिलिटीज समझकर। बाद में डिनर के दौरान बटलर इंपॉर्टेंट न्यूज लाता है। हेनरी पूछता है क्या हुआ? नोआ बताता है फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट से मैसेंजर आया था। उसने थैंक्स कहा फेक्स पकड़ने के लिए, कहा कि कोर्ट में पनिशमेंट के लिए भेज रहा था, लेकिन उन्होंने पॉइजन पीकर सुसाइड कर लिया। कोई नहीं जानता कि गिलबर्ट ने खुद साइलेंस करवाया। नोआ पूछता है क्या गिलबर्ट सच में अंडरग्राउंड स्लेव कंपनी चलाता है? हेनरी हाँ कहता है। गिलबर्ट लग्जरी और वेस्ट में पैसा उड़ाता है, उसे इलीगल बिजनेसेस चलाने पड़ते हैं। नोआ कहता है एल्डेस्ट ब्रदर को ब्लेम नहीं कर सकता। फर्स्ट प्रिंस होने के बावजूद कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, एम्परर कभी नहीं बन सकता।
स्लेव ट्रेड और प्राइवेट एस्टेट्स सिर्फ कवर हैं, कुछ फार मोर सिनिस्टर चीज के लिए। हेनरी हैरान रह जाता है कि 12 साल का छोटा भाई इतनी जल्दी समझ गया। अगले दिन हीरो उन बच्चों को बताता है जिन्हें उसने बचाया था कि उसने कुछ स्ट्रिंग्स खींचे हैं और अब वे सब घर जा सकते हैं, पूरी तरह आजाद। लेकिन बच्चों का कोई घर ही नहीं बचा था, उनके अपने परिवार ने ही उन्हें बेच दिया था पहले। हीरो समझ जाता है अगर ये बच्चे वापस गए तो फिर से बेच दिए जाएंगे, इसलिए वो फैसला करता है कि वो इन्हें अपने साथ रखेगा। वो बटलर को ऑर्डर देता है, इनके लिए कमरे तैयार करो, जॉब्स दो और अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो उसका भी इंतजाम करो। लड़कियों की लीडर चौंक जाती है और पूछती है, क्या आप हमें खरीद रहे हैं? हीरो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खरीद रहा। तुम कभी भी जब चाहो मेरे पास से जा सकती हो, लेकिन अगर रहोगी तो बिट्रेयल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बटलर उन्हें थैंक यू बोलने को कहता है और फिर बच्चों को ले जाता है। जाते जाते हीरो सोचता है अपनी फिलॉसफी के बारे में। लोग ट्रेजर्स हैं और ये सोच उसे याद दिलाती है कि वो बहुत पहले से एक काम करना चाहता था। वो एवेलिन को अपने ऑफिस में बुलाता है। एवेलिन रिपोर्ट शुरू करती है कि आपके सारे बर्थडे प्रेजेंट्स इकट्ठा हो गए हैं। हीरो कहता है, मुझे पता है। फिर वो एक एनवेलप उसकी तरफ सरकाता है। एवेलिन उत्सुक होकर पूछती है, ये क्या है? हीरो बताता है, तुम्हें मेरी सर्विस से डिसमिस किया जा रहा है ताकि तुम मेरे टेरिटरी में एक रीजन की गवर्नमेंट ऑफिसर बन सको, यानी मेयर। एवेलिन समझ नहीं पाती कि मेड से मेयर कैसे बन जाएं। हीरो कहता है, तुम मेरी सबसे क्लेवर मेड हो, तुम्हारा टैलेंट सिर्फ मेरी सेवा में बर्बाद हो रहा है। एवेलिन मना करने लगती है, वो सिर्फ हीरो की सेवा करना चाहती है। लेकिन हीरो कहता है, अगर तुम अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुई तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि मेरी नजर कितनी तेज है। वो ऑर्डर देता है, मैंशन छोड़ो और मेरे लिए काम करो। बस यही सुनने की जरूरत थी एवेलिन को। कुछ देर बाद हीरो को एम्परर बुलाता है। एम्परर ने सुना कि हीरो ने गिलबर्ट की ऑनर की रक्षा की। हीरो कहता है, सब कोइंसिडेंस था, मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना और क्रिमिनल्स को पकड़ना था। वो समझ जाता है कि गिलबर्ट ने एम्परर को खुद रिपोर्ट किया ताकि कोई बैकलैश ना आए और वो इनोसेंट दिखे। एम्परर कहता है, अफसोस है कि आज भी ऐसे गंदे क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे हैं। फिर पूछता है, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? हीरो बताता है, लॉ के मुताबिक रिंग लीडर का राइट आर्म काटा जाए और बाकी सबको अफगानिस्तान की आर्मी में भेज दिया जाए। एम्परर कहता है, तुमने ओपनली क्रिमिनल्स को कन्फ्रंट किया और अरेस्ट किया। अगर मैं होता तो अंडरकवर जाता, क्रिमिनल्स से पिटवाता और रेड हैंडेड पकड़ता। प्राइम मिनिस्टर मजाक में कहता है, वो तो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम हो जाता, क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता। सब हंसते हैं, लेकिन हीरो फैक्ट चेक करता है, अगर एम्परर अंडरकवर हो और क्रिमिनल को पता ना हो कि वो किसे मार रहा है तो ये सिंपल असॉल्ट है, इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। हीरो को लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को हाइपोथेटिकल में भी करेक्ट करके ज्यादा बोल गया। वो माफी मांगने वाला होता है, तभी एम्परर हंस पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है, तुम हार गए, बेट में जीत गया। हीरो कंफ्यूज्ड हो जाता है। एम्परर बताता है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बेट लगाई थी ही कि क्या नोआ लॉ समझने में मेरी गलतियां पकड़ सकता है। हीरो सोचता है, आखिर टेस्ट करने का क्या मतलब, और जवाब तुरंत मिलता है। एम्परर उसे न्यू मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना देता है। पूरी कोर्ट चीयर करने लगती है। कहते हैं, हेनरी के बाद हीरो दूसरा प्रिंस है जो मिनिस्टर बना। हीरो समझ नहीं पाता कि रिएक्ट कैसे करे। एम्परर और प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को सेटिस्फाइड स्माइल देते हैं, जिससे हीरो और कंफ्यूज्ड हो जाता है। रात को वो आली के सिंगिंग एंजॉय करने जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी कोर्ट की बातों में अटका है। उसे लगता है एम्परर के पीछे कोई गहरा रीजन है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाने का। फिर सोचता है, अभी ओवरथिंक करने से कुछ नहीं निकलेगा, शो एंजॉय करो। उसी समय एम्परर को प्राइम मिनिस्टर से वरीइंग रिपोर्ट मिलती है। वो कहता है, तुम संभाल लो, मेरे पास अभी और जरूरी काम है जो डिले नहीं कर सकता। अगले दिन हीरो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जाता है। ये उसका नया ऑफिस है। शर्ली कैरेज का दरवाजा खुलती है। मिनिस्ट्री के सारे एम्प्लॉइज उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस पहुंचते ही वाइस मिनिस्टर वाइनी उसका स्वागत करता है। हीरो सोचता है, इतनी कम उम्र में वाइस मिनिस्टर बना है, जरूर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होगा। हीरो पूछता है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का काम क्या क्या है? वाइनी बताता है, 2 मुख्य ड्यूटी हैं। पहली, पूरे मियर एम्पायर के सारे कोर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। दूसरी, सीरियस क्राइम्स को डायरेक्टली हैंडल करना, जैसे 6 साल पहले आपके टेरिटरी में हुई रिबेलियन। हीरो पूछता है, क्या आप जज भी बनते हैं कुछ केसेस में? वाइनी हाँ कहता है। हीरो का अगला सवाल वाइनी को हिला देता है, आप साल में कितने पैसे ब्राइब्स में लेते हैं? वाइनी पसीना पसीना हो जाता है, मना करता है। हीरो कहता है, रिलैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जानना चाहता हूं कितना कमाते हो ब्राइब्स से। प्रॉमिस करता हूं
कमरे से निकलते ही सब भूल जाऊंगा। वाइनी भरोसा करता है और बताता है, मैं बाकी ऑफिशियल्स जितना करप्ट नहीं हूं। साल में मुश्किल से $1000 से ज्यादा नहीं लेता ब्राइब्स में। मेरे नीचे वाले 10 गुना ज्यादा लेते हैं, लेकिन मैंने खुद पर रूल बनाई है, मर्डर केसेस में ब्राइब नहीं लेता, क्योंकि मर्डर केसेस आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं और अगर अक्यूजर वायलेंट आदमी हुआ तो मैं खुद विक्टिम बन सकता हूं। बस डाउटफुल केसेस में ही लेता हूं जो इधर उधर जा सकते हैं। हीरो तुरंत एक नया पे स्लिप लिखता है, सालाना सैलरी $5000, यानी ब्राइब्स से 10 गुना ज्यादा। वाइनी शॉक्ड हो जाता है। हीरो कहता है, बदले में यहां काम करते हुए कभी ब्राइब नहीं लोगे। वाइनी समझ जाता है कि एम्परर ने 12 साल के बच्चे को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस क्यों बनाया। वो पे रेज ठुकरा देता है और कहता है, इंसेंटिव के बिना भी ब्राइब लेना बंद कर दूंगा। अब से पूरी लॉयल्टी से हीरो के लिए काम करूंगा। हीरो को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन स्टैट बम्प अच्छा मिलता है। वो वाइनी को लॉयल सबऑर्डिनेट मान लेता है। उसी रात ऑस्कर अपने गार्डन में भव्य पार्टी देता है हीरो को मिनिस्टर बनने की बधाई में। हीरो थैंक करता है। ऑस्कर कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि पापा के 50 साल के शासन में हेनरी के बाद तुम दूसरे प्रिंस हो जो मिनिस्टर बने। हीरो पूछता है, क्या कोई खास रीजन है कि पापा ने मुझे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाया? ऑस्कर कैजुअली कहता है, एम्परर तुम्हें बहुत फेवर करता है। हीरो इससे इनकार नहीं कर सकता। हेनरी ने बैटलफील्ड पर कई कमाल किए थे, इसलिए मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री बना। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हीरो पूछता है, क्या तुम्हें वो पुरानी कहानी याद है जब हमारा एम्पायर इंटरनल फोर्सेस से लगभग तबाह होने वाला था? ऑस्कर याद करता है, हाँ, तब क्राउन प्रिंस का फैसला जन्म से होता था। बाकी प्रिंसेस कोशिश ही नहीं करते थे, सिर्फ ऐश करते थे, एम्पायर का पैसा बर्बाद करते थे और प्रॉब्लम्स खड़ी करते थे। इसलिए एम्परर ने सिस्टम बदल दिया। सब प्रिंसेस को टेरिटरी दिया, अच्छी एजुकेशन दी ताकि केपेबल रूलर बने। ऑस्कर पूछता है, अचानक ये बात क्यों? हीरो कहता है, शायद एम्परर के मन में कुछ और ही प्लान है मुझे मिनिस्टर बनाने का। ऑस्कर चौंक जाता है और समझ जाता है, तुम्हें शक है कि पापा तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। वो अचानक खड़ा हो जाता है, सारी पार्टी रुक जाती है। तभी बटलर आता है और एक मैसेज देता है। मैसेज पढ़कर ऑस्कर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो हीरो से कहता है, तुम्हारा थियोरी बिल्कुल सही था, कल एम्परर तुम्हें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बना देगा। शायद एल्बर्ट पर प्रेशर डालने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ शहर में रॉयल गार्ड्स एक बिल्डिंग पर छापा मारते हैं। एक मिनिस्टर और उसके साथी अरेस्ट हो जाते हैं। वो एम्परर के खिलाफ प्लॉट रच रहे थे। प्राइम मिनिस्टर एम्परर को बताता है। मिनिस्टर ने कबूल किया कि वो एम्परर को रिजाइन करवाकर क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को थ्रोन पर बिठाना चाहता था। एम्परर समझता है एल्बर्ट 30 साल से क्राउन प्रिंस है, उसे लगता होगा अब वक्त आ गया थ्रोन लेने का, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है एल्बर्ट के खिलाफ। एम्परर पूछता है, ऑस्कर को क्या पता था? प्राइम मिनिस्टर बताता है, हाँ, ऑस्कर को पहले से अंदाजा था। एम्परर सुनकर चौंकता है, लेकिन जैसे ही सुनता है कि नोआ उसके साथ था, तुरंत क्रेडिट हीरो को दे देता है। कहता है, मेरा सबसे छोटा बेटा सबसे तेज दिमाग वाला है। गिलबर्ट और एल्बर्ट देश चलाने लायक नहीं। मेरी उम्मीद हेनरी, ऑस्कर और नोआ पर है। जो भी इन ट्रायल्स को पार कर लेगा वही थ्रोन लेगा। मुझे खुशी होगी। अगले दिन हीरो को कंस्पिरेसी की रिपोर्ट मिलती है। वो इस केस का जज बनेगा। वाइनी पूछता है, क्या करें? हीरो हेजिटेट कर रहा है क्योंकि सब कुछ एल्बर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं है। इंपीरियल फैमिली के लिए लाइट सेंटेंस का प्रावधान है, लेकिन एम्परर को ओवरथ्रो करने की कोशिश की तो स्लाइसिंग करके आधा कर देंगे। क्राउन प्रिंस को एग्जीक्यूट करना पूरे एम्पायर को हिला देगा। हीरो जानता है एम्परर नहीं चाहता एल्बर्ट का नाम आए। अगर और इंटेरोगेशन हुई तो कोई बोल सकता है। इस सब को ध्यान में रखकर हीरो फैसला सुनाता है और सीधा एम्परर के पास जाता है। कहता है, कंस्पिरेसी में शामिल सबको तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एम्परर खुश हो जाता है। हीरो जानता है नॉर्मली एनुअल एग्जीक्यूशन डे पर होता, लेकिन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पावर से जल्दी करवा सकता है ताकि एल्बर्ट का नाम न आए। एम्परर बहुत खुश होता है, सर्वेंट को ऑर्डर देता है, हीरो की सैलरी में $1000 और जोड़ दो। खुद पीठ थपथपाता है और कहता है, ऐसे ही कमाल करते रहो। हीरो को और पक्का यकीन हो जाता है कि सब एल्बर्ट के लिए हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लौटते ही शर्ली दौड़कर आती है। इमरजेंसी है, नाइट्स बुरी तरह घायल हैं, एक मर चुका है। बाकी नाइट बताता है, इंट्रूडर्स अभी भी अंदर हैं। हीरो शर्ली से कहता है, हेनरी को बैकअप के लिए बुलाओ। फिर अचानक सोचता है, अटैक का टाइमिंग बहुत सस्पिशियस है। प्लान बदलता है। शर्ली को बोलता है, सारे एलाइज बुलाओ, मिनिस्ट्री को बैरिकेड करो, किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देंगे सिवाय मेरे। हीरो लेवायथन निकालता है और अंदर जाता है। अंदर और डेड सोल्जर्स और डरे हुए ऑफिशियल्स दिखते हैं।
हीरो सबको ले लो रहने को कहता है। तभी एक इंट्रूडर को ऑफिशियल को स्टैब करते देखता है। हीरो झपटता है और उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। अटैकर पॉइजन पीने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो रिंग शील्ड से रोक देता है। तभी 3 और इंट्रूडर्स आते हैं। हीरो जीनियस सोर्ड स्किल्स से सबको पलक झपकते मार गिराता है, पॉइजन पीने से रोक देता है। वाइनी दौड़कर आता है, हैरान है कि हीरो ने अकेले सबको हरा दिया। हीरो कैजुअलिटीज पूछता है। वाइनी बताता है, हमारे गार्ड्स के अलावा कल पकड़े गए सारे रेबल्स मर चुके हैं। हीरो तुरंत समझ जाता है ये एल्बर्ट के असैसिन्स हैं, लूस एंड्स खत्म करने आए थे। वो खुद लेवायथन से कट लगाता है। वाइनी शॉक्ड। हीरो कहता है, असैसिन्स ने ये किया। प्रिंस को सीरियसली इंजर करने की सजा क्या है? वाइनी कहता है, तुरंत एग्जीक्यूशन। हीरो कहता है, कर दो। ट्रीटमेंट लेते हुए वाइनी बताता है, एग्जीक्यूशन हो गई। हीरो खुश है कि असैसिन्स को अरेस्ट नहीं होने दिया, वरना एल्बर्ट का नाम आ जाता। क्राउन प्रिंस को कोसता है, कितना बेवकूफ है। अगले दिन एम्परर बुलाता है, पूछता है, कैसा महसूस कर रहे हो? हीरो कहता है, अब बेहतर हूं। एम्परर पूछता है, क्या वो असैसिन्स इतने स्किलफुल थे कि तुम्हें घायल कर सकें? हीरो जानता है एम्परर के इंटेलिजेंस ने सब बता दिया होगा। फिर डिप्लोमेटिक अंदाज में कहता है, माइंडसेट स्किल से ज्यादा मायने रखता है। ये बात सिर्फ किंग ही समझ सकता है, क्योंकि हम सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं। एम्परर कहता है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, काश मेरे सारे बेटे तुम जैसे होते। फिर हीरो को वॉक पर ले जाता है। एम्परर बताता है, 10 में से 9 ग्रेट एम्परर्स का अंत एम्बैरेसिंग रहा। हीरो समझ जाता है वो खुद को ग्रेट रूलर मान रहा है। अगर एल्बर्ट का प्लान कामयाब हो जाता तो एम्परर को सिनाइल बूढ़ा माना जाता जो बेटों को कंट्रोल नहीं कर सका। एम्परर एल्बर्ट को पनिश नहीं कर रहा, क्योंकि क्राउन प्रिंस को छोड़ना भी उसकी रेपुटेशन खराब करेगा। तभी हीरो को आइडिया आता है। वो एम्परर से फेवर मांगता है। कहता है, आपने हेनरी, ऑस्कर और मुझे मिनिस्टर्स बनाया। एम्पायर के इतिहास में ये नया है। कुछ लोग फॉल्ट निकाल सकते हैं, इसलिए कोई सुपरवाइजर अपॉइंट कर दो जो हमारी वर्क चेक करे। एम्परर सोचता है, मैं अपने ट्रस्टेड प्राइम मिनिस्टर को ही ये जिम्मेदारी दे सकता हूं। लेकिन नोआ के पास दूसरी योजना है। वो सुझाव देता है कि एम्परर एल्बर्ट को प्राइम मिनिस्टर प्रिंस बना दे, क्योंकि वो हायरार्की में इन तीनों से ऊपर है और वो इन सबको सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट कर सकता है। एम्परर इस सुझाव से गुस्सा हो जाता है और तुरंत नोआ को कहता है कि घर जाओ और तब तक रिकवर करो, जब तक तुम्हारे घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। वो चलने लगता है, लेकिन तब नोआ उसे याद दिलाता है कि 4 ब्रेन सेल्स वाला भी इंसान समझ सकता है कि एल्बर्ट 30 साल से क्राउन प्रिंस बनकर अटका हुआ है और अब वो थोड़ा इम्पेशेंट हो चुका है। उसे बस थोड़ा और चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। नोआ एम्परर से कहता है कि एल्बर्ट को प्रॉक्सी बना दो, लेकिन फाइनल से हमेशा खुद एम्परर के पास रहे। एम्परर सोचता है कि इससे एल्बर्ट को किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा पावर मिल जाएगी और वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को एम्परर तक पहुंचने से ब्लॉक कर सकता है। नोआ के पास इसके लिए भी सोल्यूशन है। वो कहता है, अगर तीनों मिनिस्टर प्रिंसेस को लगे कि एल्बर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट मैटर रिजेक्ट करके गलती की है, तो वो सीधे एम्परर से अपील कर सकते हैं। इस तरह एल्बर्ट के पास असली पावर तो नहीं होगी, लेकिन टाइटल ऐसा होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट लगे। एम्परर इस जीनियस आइडिया से सच में इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो नोआ को धन्यवाद देता है और कहता है कि ये सिस्टम जल्दी इंप्लीमेंट कर देंगे। फिर वो नोआ के बाल रफल करता है और कहता है, काश तुम थोड़ा पहले पैदा हो गए होते। नोआ भी समझता है कि उसके पिता बहुत वाइज इंसान हैं, जो जल्दी समझ जाते हैं कि लोगों के लिए क्या सबसे अच्छा है, और जितना लंबा उनका रेन चलेगा उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे सिटीजन्स। एम्परर फिर डिक्लेयर करता है कि नोआ को इस आइडिया के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए और कोई भी अमाउंट ऑफ मनी काफी नहीं है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ट्रेजर रूम चलते हैं, जहां एम्पायर के हिस्ट्री से आए प्राइसलेस आइटम्स भरे पड़े हैं। एम्परर को याद आता है कि नोआ ने पहले शील्ड रिंग चुना था ट्रेजरी से, इसीलिए इस बार भी वो कहता है कि एक आइटम चुन लो। नोआ तुरंत लेवायथन को रेडार की तरह इस्तेमाल करता है और कुछ वैल्यूबल ढूंढता है, एक छोटा सा बॉक्स। एम्परर हैरान हो जाता है कि उसने वही बॉक्स चुना। जैसे ही नोआ बॉक्स खोलता है, एक ब्लेजिंग फायर टॉर्नेडो उसे पूरी तरह घेर लेता है। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाता है। Remember to like and subscribe to the channel. Thanks for watching and I'll see you next.